आज का लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं अंडमान निकोबार। भारत के जितने टापू हैं उन टापुओं में से विशेष करके आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक अंडमान और निकोबार के बारे में। क्या महत्व है, क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरा वीडियो देखिए। मैं नवीन कुशवाहा आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूँ। तो भारत के जो द्वीप हैं, टापुएं हैं, उनमें से अंडमान निकोबार क्यों महत्व है, क्यों इतना उसके बारे में पढ़ा भी जाता है और देखा भी जाता है। तो सभी जितने भी द्वीप हैं सबका महत्व अलग अलग है। उसी तरह अंडमान निकोबार का भी एक महत्व है जिसमें हम उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, फिर देखा जाए तो सामरिक स्थिति, उसकी पोजीशन क्या है, फिर आर्थिक क्षमता क्या है उसमें अंडमान निकोबार से भारत को, क्योंकि भारत का है टापू, तो भारत को क्या फ़ायदा मिल रहा है इस द्वीप से, और परिस्थिति मतलब कि वहाँ की संरचनाएं, वहाँ कौन से पक्षी हैं, कौन से जानवर हैं जो वहाँ पलते पुलते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे और कौन कौन से तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा ये भारत देश है, ये श्रीलंका है और ये अंडमान निकोबार है और यहाँ पे म्यांमार आ रहा है। अंडमान निकोबार ये आप देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी के नीचे की तरफ जहाँ पे ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और ये जो लाइन सीधी जा रही है ये हमें 10 डिग्री चैनल बता रहा है। 10 डिग्री चैनल मतलब कि अंडमान और निकोबार को बीच से 10 डिग्री चैनल से काटा जा रहा है, जो काल्पनिक रेखा होती है। आप सभी ने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा हो तो वीडियो से भी पढ़ सकते हैं, उसके बाद में रेफरेंस बुक में एक बार पढ़ेंगे तो इजीली ख्याल हो जाएगा। चलिए क्षेत्रफल की बात करें तो कुल क्षेत्रफल 8,249 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल में अंडमान निकोबार पूरा फैला है। छोटे छोटे तो आप टापू हैं, ये समझिए कि कम से कम मिनिमम 265 से 736 टापुएं हैं, लेकिन आपको किताबों में देखने को मिलेगा कि 552 या 72 टापू हैं जो ऑफिशियली लिखा है। अगर वो नंबर ना हो तो 736 आप नंबर देख सकते हैं। चलिए, राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। उच्चतम बिंदु कौन सा है? मतलब अंडमान और निकोबार का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला जो उच्चतम बिंदु कौन सा है? तो सैडल पीक है, जिस कितना मीटर है? 737 मीटर ऊंचा है। क्या नाम है सबसे ऊंचा? सैडल पीक। ये एक इन्फॉर्मेशन है, क्वेश्चन आंसर के तौर पर पूछा जा सकता है। टापुओं की संख्या कितनी? मैंने जैसा बताया कि कम से कम 265 से लेकर 736 हैं। कुछ नए नए टापुएं उभर के दिखने को मिल रहे हैं अचानक से, तो काउंटिंग 736 तक चली गई है। लेकिन किताबों में जो लिखा है 552 या 572, आप उसी को कंसिडर करेंगे किताबों में जो लिखा है, क्योंकि सवाल जवाब किताबों से बनेगा। नई पॉपुलेशन काउंटिंग होगी तो उसमें उस समय में बहुत कुछ लिख के आएगा, तब उस टाइम में जो फाइनल आ जाए 2027-28 में, तब वो काउंट फाइनल कर लीजिएगा। अब बसे हुए टापू मतलब कि ये बता रहे हैं कि इतने सारे टापू हैं, द्वीप हैं, उनमें से कितने ऐसे टापू हैं जहां मनुष्य बसते हैं, वहां रहते हैं और इंसान वहां घूमने जा सकता है। कुछ टापुओं को छोड़ के इंसान घूमने जा रहा है। 38 to 39, ये समझिए कि कम से कम 35 से 40 टापू ऐसे हैं जहां अलग अलग जनजातियां रहती हैं। ठीक है, अलग अलग जनजातियां, उनमें से सभी जगह आप घूमने नहीं जा सकते। कुछ कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरिया है कि जहां नहीं जा सकते आप। ठीक है, ये देखिए, अब हिंद महासागर में भारत का अग्रिम संचालन अड्डा कैसे है? मतलब कि आपके सामने अंडमान निकोबार है, यहाँ म्यांमार है और मलक्का, ये रूट जो दिख रहा है ये मलक्का रूट है। भारत अगर आना है तो कोई घूम के भी इधर से भी आ सकता है। आप देखें सब जगह पनडुब्बी या बोट दिख रहे हैं हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में।
लेकिन ये मलक्का जो है रास्ता, वो एक एशिया को भी जोड़ रहा है बहुत अच्छी तरीके से। तो देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मलक्का जलडमरू, ये एरिया की बात हो रही, के पास स्थित भारत को हिंद महासागर क्षेत्र से एक महत्वपूर्ण रणनीतिक लाभ प्रदान करती है। सीधा अब समझो कि यहाँ से किसी कंट्री को आना है तो बाई रोड आना पड़ेगा, फिर वापस आना, लेकिन ये जो गैप है, ये जो समुद्र का रास्ता है, जैसे हम रेड सी बोलते हैं, उसी तरह से ये भी एक बना है कि इधर ऑस्ट्रेलिया है और बहुत सारी कंट्रियाँ बाई शिप यहाँ से आना जाना कर सकती है। ये द्वीप भारत के नौसेना के लिए एक अग्रिम संचालन अड्डे के तौर पर रूप में कार्य करती है, जिससे भारत की समुद्री सुरक्षा और निगरानी क्षमता में वृद्धि होती है। सोचिए कि अगर ये ना हो तो हमें आने जाने में कहीं ना कहीं पूरा घुमाव करना पड़ता है। जैसे यूरोप की कंट्रियों में है, अगर हमें रेड सी का रास्ता ना हो तो क्या करेंगे, हम पूरा अफ्रीका क्रॉस करके जाएंगे। तो उसी तरह ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर भारत से कुछ जा रहा है या भारत पूर्व के क्षेत्र देशों से कुछ आ रहा है तो ये मलक्का जलडमरू बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहा है, मरुस्थल है जो ये। ओके, अब हिमालय का एक दक्षिण विस्तार ये भी है अंडमान निकोबार, लेकिन सिंपल सी चीज़, ये बना कैसे है? तो ज़मीनी स्तर की बात हो रही है कि कैसे बना। पहले उत्पत्ति की बात करते हैं, भारतीय प्लेट और बर्मा प्लेट। बर्मा प्लेट मतलब म्यांमार। भारत की प्लेट और बर्मा प्लेट आपस में टकराई है और बीच में है तेथिस सागर। तो देखिए, ये भारतीय प्लेट है और ये बर्मा माइंस प्लेट है। ये आपस में जब टकराई है तो जो टकरा के जो मिश्रण बन रहा है, तो देखिए एक टकरा के नीचे की तरफ जा रहा है और दो प्लेटें बनी हैं और मिलते ही ऊपर की तरफ जो छोटे छोटे टापुए निकले हैं वो आपको अंडमान अराकान योमा बोला जाता है। हमारी तरफ इस तरफ जो आते हैं, हिमालय का पट्टा ईस्ट की तरफ झुकाव है, अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार, तो ये आराकान योमा बोला जाता है। और आराकान योमा म्यांमार में हिमालय के हिस्से को आराकान योमा बोलते हैं। तो आराकान योमा का ही ये पार्ट है। इनडायरेक्टली मैं कह सकूं कि हिमालय का ही एक पार्ट है, लेकिन उसे हम आराकान योमा का एक पार्ट है जो टुकड़े टुकड़े में बटा है, जो 572 या 552 प्लस से आज 700 प्लस हो गया है। ठीक है, ये द्वीप तुतिक, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सेल से बने हैं जो बुनियादी और ज्वालामुखी से टिके हुए हैं। ये जितने भी टापू की बात करें, ठीक है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन और नारकोंडम टापू में पोर्ट ब्लेयर के उत्तर में है। पोर्ट ब्लेयर के उत्तर में है ज्वालामुखी, उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। तो देखिए, यहाँ से हमें बहुत सारे खनिज संपत्ति भी मिल रही है, बलुआ पत्थर भी मिल रहा है, चूना पत्थर भी मिल रहा है, सेल से बने बहुत सारी चीज़ें भी मिल रही हैं। तो क्यों महत्व है? और भारत, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो भारत का हिस्सा है, केवल कोको टापू को छोड़ के। जो अंडमान निकोबार में सबसे ऊपर का जो टापू है वो कोको टापू है। अब ये आपके सामने कुछ फोटोग्राफी दिख रही है अंडमान टापू का, जो रियल में है, ठीक है। इसी तरह और बहुत सारे जीव भी आपको देखने को मिलेंगे। अंडमान निकोबार की बात करें तो देखिए 86.93% भारत का एक पारिस्थितिक खजाना वनों से आरक्षित भूमि है। मतलब कि वहाँ कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 86.93%, मतलब कि 7,171 वर्ग किलोमीटर वनों से आरक्षित, मतलब इतना पेड़ पौधों से घिरा हुआ जंगल है। कितना है? 86.93%। तो आपसे अगर सवाल पूछ लिया जाए कि अंडमान निकोबार की जितनी भी ज़मीन है उसमें कितना परसेंटेज वन से, जंगल से घिरा हुआ है,
तो आप कह सकते हैं 86.93 वर्ग किलोमीटर पूछे तो 7171 7171 याद रखिए, सीधा सीधा नंबर है। इन द्वीपों में विषुववृत्तीय जलवायु है और ये घने उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से ढके हुए हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से जहाँ ढके होते हैं, इसका मतलब कि वहाँ बारिश ज़्यादा होती है। और भारत में जब मौसम की शुरुआत होती है तो सबसे पहले अंडमान निकोबार में होती है, तब जाके वो केरल के तट में टकराती है और केरल से बाद में पश्चिम की तरफ बढ़ते बढ़ते मुंबई गुजरात होते हुए शुरुआत होती है। दो लहरों से शुरुआत होती है, ठीक है। यह वनस्पतियों और जीवों की एक विशाल विविधता का घर है जो इन भारत के सबसे हरे भरे क्षेत्रों में से एक बनता है। मतलब कि वहाँ पेड़ पौधे भी हैं, बहुत सारे पक्षी भी हैं, जानवर भी हैं, लेकिन कुछ विशेष करके सभी तरह के नहीं मिलेंगे कि आपको वहाँ हाथी घोड़े सब मिल जाएं, शेर भी मिलेगा, नहीं। वहाँ जो विशेष करके खास है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। तो देखिए कौन है, अब ये अंडमान निकोबार की बात हो रही है। ये आप एक पक्षी देख रहे हैं। नारकोडम द्वीप, नारकोडम टापू में एक अनूठा जलमुखी पारिस्थितिक तंत्र क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। स्थान भारत का सबसे पूर्वी द्वीप, भारत का सबसे पूर्वी द्वीप टापू 2005 में GSI द्वारा एक सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में वर्गीकृत किया गया था। जैव विविधता की बात करें तो स्थानीय प्रजातियों का घर है वो, विशेष रूप से नारकोडम हॉर्नबिल, ये नारकोडम हॉर्नबिल है, और नारकोडम छछूंदर, छछूंदर जैसे वो छिपकली जैसा आता है ना, उसे छछूंदर बोलते हैं। ये दो आपको खास वहाँ देखने को मिलेगा, ये देख लीजिए। आप इसके बारे में अगर जान सकते हैं तो मैं आपको थोड़ा बता दूं कि समझो कि एक पेड़ है, ये अगर अपना घोंसला बनाती है तो पेड़ के अंदर उसको गड्ढा करके बनाती हैं, और जब ये अंडे देती है तो अंडे देने के पहले ही एक वो जो जहाँ बिल होता है, जहाँ आना जाना इसका होता है, उसे मिट्टी से ढक लेती है फीमेल, और तब तक अंदर रहती है जब तक वो बच्चे थोड़े बड़े ना हो जाएं। और खाना पीना कैसे होता है, तो ये अपनी चोंच निकाल सके उतनी ही जगह रखती है, बाकी ये ढक लेती है। मेल जो होता है, ये फीमेल है, तो मेल जो होता है वो बाहर से खाना लाता है और उस चोंच को छोटे से छेद में अंदर डालता है और मेल को खाना, फीमेल को खाना देता है। या आप कभी वीडियो इसका देखें तो आपको एक देखने को मिलेगा कि ऐसा भी कुछ अंडरस्टैंडिंग है जो अपनी सुरक्षा किस तरह एक फीमेल करती है पक्षी के तौर पर, और उसे बाहर से खाना कौन दिलाता है, एक ट्रस्ट के तौर पर मेल। आप कभी देखें वीडियो तो ये आपको देखने को मिलेगा नारकोडम हॉर्नबिल के ऊपर। ओके, संरक्षक नारकोडम हॉर्नबिल की संरक्षक के लिए नारकोडम द्वीप वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में अनुसूचित किया गया। मतलब कि वहाँ भी एक नेशनल पार्क है, कौन सा है, नारकोडम टापू वन्य जीव अभ्यारण्य। ओके, 710 मीटर ऊंची चोटी, द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी कहा जाता है इसे, ठीक है। तो एक याद रखिएगा, सबसे ऊंची चोटी भी है नारकोडम। एग्रीकल्चर, पर्यावरण और नई संभावनाएं क्या हैं। देखिए, नई संभावनाएं तो विकसित भारत के ऊपर निर्भर है कि वो कितना विकास करना चाहती है और ऐसी जगहों का किस तरह टूरिज्म के तौर पर उपयोग करना चाहती है। लेकिन हम अगर अभी बात करें तो वहाँ खेती कौन सी होती है। देखिए, क्या खेती हो रही है, मुख्य खेती वहाँ भी हो रही है। पहाड़ी एरिया तो ऐसा नहीं बोलेंगे कहीं ज़मीन नहीं भी है, ज़मीनी क्षेत्र भी है, तो वहाँ खेती कौन सी होती है। मुख्य फसल अंडमान में धान है, धान मतलब राइस बोलते हैं जिसे, धान है। प्रमुख व्यावसायिक फसलें में निकोबार में नारियल और सुपारी, नारियल, कोकोनट और सुपारी, जो खाने वाली सुपारी आती है वो। तो ये तीन चीज़ें, धान, फिर बाद में व्यावसायिक जो
निकोबार की बात कर रहे हैं, वो नारियल और सुपारी, ये 3 चीज़ आपको याद रखना है कि वहाँ ये इन चीज़ों की खेती होती है। सवाल कॉमन है, पूछ लिया जा सकता है किसी में भी। अब प्रमुख आकर्षण का केंद्र क्या चीज़ है, तो देखिए सबसे पहले सेल्युलर जेल। आज के दौर में इस तरह कुछ दिख रहा है, और इस तरह दिखने की वजह है कि भारत सरकार, अब वहाँ जेल नहीं बची, लेकिन अंग्रेज़ों के समय में जेल थी कि जिन्हें वहाँ ठूस दिया गया तो वो समझो कि वो जब तक मर ना जाए तब तक कोई देखता ही नहीं है, खाना मिला ना मिला, क्या है क्या नहीं है पता नहीं, वॉटएवर। राष्ट्रीय स्मारक बना दिया गया है इसे, तो लोग जब घूमने जाते हैं तो सेल्युलर जेल भी जाते हैं। रोस द्वीप, वाइपर द्वीप, महात्मा गांधी मेमोरियल राष्ट्रीय पार्क, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं जिन्हें लोग जब टूरिज़्म के तौर पर जाते हैं तो एक ही जगह नहीं जाते, बहुत सारी जगहों पर घूमते हैं। उनमें से ये भी एक टूरिस्ट प्लेस है कि, और उसकी हिस्ट्री गाथाएँ वहाँ दीवारों में लिखी भी हुई है कि ये जो कालकोठरियाँ हैं इसीलिए इन्हें काला पानी की सज़ा कहते थे। ब्लैक सी, अगल बगल समुद्र ही है पूरा। स्टार्टअप नीतियाँ, प्रशासन मासिक भत्ता, अनुदान, विश्व सहायता, जीएसटी प्रतिवर्ष जैसे वित्तीय महोत्सव प्रदान करता है यहाँ के लिए। मतलब कि उभरते क्षेत्र जो है वहाँ भी, तो जहाँ लोग बसे हैं वहाँ भी टूरिज़्म के तौर पर एक डेवलपिंग हो रहा है। इंडस्ट्रियल के तौर पर और कुछ हो सकता है, हाँ, इंडस्ट्रियल के तौर पर एक हो सकता है कि पोर्ट बनाया जाए, बहुत सारे कंटेनर वहाँ भी उतारे जाएं। नेवी, एयरफोर्स बेस, मिलिट्री बेस भी बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? भारत की जल सुरक्षा, वायु सुरक्षा और ज़मीनी सुरक्षा को ध्यान में मद्देनजर भारत सरकार तो ये कदम उठा रही है। लेकिन कुछ कुछ टापू ऐसे हैं कि जहाँ कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल डाल सकते हैं कि जिससे बेनिफिट मिल सके, इसलिए ये भी एक संभाव देखा जा रहा है। लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिगर, एग्जाम्पल दे दूँ, खेती हो रही है, अब ये 3 चीज़ों की खेती हो रही है और इसकी डिमांड पूरे विश्व में है। तो अगर संभावित है कि कोई 1 आध 2 4 टापू या 10-15 टापू ऐसे हैं कि जिनकी माटी है कि ये धान पैदा कर सकती है, अंडमान की बात करें, तो उन टापुओं द्वीपों को हम अगर क्लीन करके वहाँ धान की पैदावार हो सके तो ये समझिए कि छोटी छोटी बस्तियाँ भी बनेगी। तो एक डेवलपिंग का सोचा जा रहा है और आगे भारत बढ़ भी रहा है इसी तरह से। आगे देखते हैं। अब द्वीप है, मैंने आपको बताया कि कम से कम 35 से 40 टापू ऐसे हैं कि जहाँ लोग बसे हुए हैं। तो अब लोग बसे हैं तो किस तरह हैं उसके बारे में देखते हैं। द्वीपों में प्रथम निवासी और जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करें, देखिए जो भी आंकड़े हैं वो 2011 के हिसाब से हैं। जब तक नया नहीं आ रहा है तब तक आपको यही काउंट करके चलना है पेपर में। ओके, तो देखिए पहले मैं ये बता दूं आपको, फिर बाद में जाति के ऊपर जाते हैं। 2011 में जनसंख्या के हिसाब से कुल जनसंख्या 3,80,581 है। कितनी कम जनसंख्या है, और उस जनसंख्या में आप वहाँ का वातावरण देखिए किस तरह का अलग होगा। कभी अगर मौका मिले तो जा सकते हो तो आप जाइएगा अंडमान निकोबार घूमने, बहुत ही एक अलग तरह का आपको देखने को मिलेगा। जनसंख्या घनत्व 46 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, मतलब एक किलोमीटर के दायरे में केवल चौरस 1 स्क्वायर किलोमीटर में खाली 46 लोग बसे हैं। और अगर हम आज की बात करें कि कोई बड़े से शहर की बात करें, दिल्ली में या गुजरात का कोई बड़ा शहर मुंबई ले लो, 1 स्क्वायर किलोमीटर में कम से कम आपको कितने आदमी देखने को मिलेंगे? 2000, 3000, 4000, जैसा शहर वैसा। सोचिए यहाँ खाली 46 है। घर भी, स्वास्थ्य भी, खाना पीना भी, रहन सहन भी, लेकिन वहाँ के हिसाब से। ओके, साक्षरता दर देखिए, पढ़े लिखे, हम आपको बोल रहे हैं 35 से 40 टापू ऐसे हैं कि जहाँ लोग रहते हैं, लेकिन साक्षरता दर देखिए 86.63। बहुत से ऐसे राज्य हैं भारत के
जहाँ 86.63 विकसित राज्य होने के बावजूद ये आंकड़ा नहीं है उनका, इससे कम है। लेकिन अंडमान निकोबार में लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं। और ये नहीं बोलेंगे कि ग्रेजुएट लेवल, जो ग्रेजुएशन करता है उन्हीं के लिए। प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा जिसके पास होता है उससे के बाद में काउंटिंग होता है। तो 86.63 है अंडमान निकोबार की बात करें। लिंगानुपात 876, 876, मतलब 1000 पुरुषों में 876 महिलाएं हैं। ये आंकड़ा ज़रूर कम है, लेकिन तब भी और बहुत सारे राज्यों के मुकाबले सही है, लेकिन वहाँ महिलाओं की संख्या इतनी है, 876 है 1000 पुरुषों के सामने। हमेशा काउंटिंग इसी तरह होता है, 1000 पुरुष में महिलाएं कितनी हैं उस राज्य में या उस शहर में या उस जिले में, वो देखा जाता है। अब देखिए निकोबार में कौन कौन सी जातियां रहती हैं, सवाल पूछा जाता है। अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो ये जानना ज़रूरी है, और नहीं कर रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन के लिए देखिए, 2 प्रमुख स्वदेशी जनजातियाँ, 2 प्रमुख मानव शास्त्रीय समूह के बात करें तो नेग्रिटो अंडमान की बात करें, ग्रेट अंडमानी और ग्रे, जरवा और सेटिनली, इस 4 अंडमान में आपको देखने को मिलेगी। और निकोबार में मंगोलाइड जनजाति है। कौन सी है? निकोबारी और सोम्पेन। ये टोटल मिला के 6 जनजातियां हैं जो अंडमान और निकोबार में रहती हैं। अंडमान में 4 और निकोबार में 2, ये आप याद रखिए, ठीक है। अब कुछ जो नए बदलाव हुए हैं मैं उनके बारे में पूछ दूं, क्योंकि ये सवाल बन चुके हैं, पूछा जा चुका है, स्टैटिक पार्ट है इसलिए। तो देखिए प्रशासन की पहले बात कर लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश है हमारा, जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं यूनियन टेरेटरी, उनमें से एक ये भी है केंद्र शासित प्रदेश है। प्रमुख यहाँ का मुखिया कौन है? तो यहाँ का मुखिया होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, राज्यपाल। वहाँ कोई पीएम वगैरह नहीं होता है कि प्रधानमंत्री वो मुख्यमंत्री बनाया जाए। कितने जिले हैं? तो 3 जिले हैं, दक्षिण अंडमान, उत्तर मध्य अंडमान और एक निकोबार। निकोबार का एक जिला, अंडमान में दक्षिण और उत्तर मध्य अंडमान, मतलब कुल 3 जिलों में ये पूरा अंडमान निकोबार आ गया। लेकिन अंडमान निकोबार का आप जब पढ़ेंगे तो उसमें और भी आपको समझ में आएगा कि अगर हमें केस करना है तो केस तो कर दिया, लेकिन उसकी कोर्ट कहाँ मिलेगी? हाई कोर्ट, ये भी हमें देखना होता है, ठीक है। तो ये सब संसदीय प्रतिनिधित्व, लोकसभा में 1 सदस्य, लोकसभा में 1 सदस्य यहाँ से जाता है जो पूरे अंडमान और निकोबार को रिप्रेजेंट करता है। वहाँ की समस्या से लेके वहाँ के लोगों के विकास के लिए जो जो भी चीज़ें करना है वो सारी चीज़ें एक ही अभी है। नया जो चेंज होगा, जो कहा जा रहा है कि 2027 में होना है, अगर वो नया चेंज हो गया तो या 1 की जगह शायद 2, 3 या 4 भी हो सकते हैं या 5 भी हो सकते हैं, ठीक है। अब 2018 में मोदी सरकार ने ये 3 टापू के नाम हैं, पुराने 3 टापुओं का नाम चेंज किया था। तो ये 3 टापू कौन कौन से हैं आपको बता दूं, रॉस टापू, नील टापू और हेवलॉक टापू। हम टापू बोल रहे हैं, द्वीप बोले, आप जो भी समझ ले। रॉस द्वीप को क्या बोला गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। नील द्वीप को क्या बोला गया? शहीद द्वीप। और हेवलॉक को बोला गया स्वराज द्वीप। स्वराज मतलब सुषमा स्वराज थी ना, तो सुषमा ना रख कर खाली स्वराज द्वीप रखा गया। एक्चुअली वो नाम उनके ऊपर सही है, लेकिन उनका नाम हटा दिया गया, सुषमा हटा के खाली स्वराज किया गया। स्वराज भी एक आज़ादी का एक स्वरूप है उस हिसाब से। तो आपको ये 3 चीज़ें भी याद रखना है कि किन टापुओं का नाम, किन द्वीपों का नाम नया क्या रखा है, पूछा जा चुका है और पूछा जाता है। ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है। आगे देखते हैं।
द्वीपों समूह को नेविगेटर करना प्रमुख चैनल और बिंदु। तो देखिए मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि ये देखिए 10 डिग्री चैनल हमारा शुरुआत कहाँ से हुए, 8.4 से होता है भारत का, कन्याकुमारी से। लेकिन अंडमान निकोबार की शुरुआत तो अलग ही होती है, ये यहाँ से लास्ट में है इंदिरा पॉइंट। ग्रेट निकोबार पर भारत का सबसे दक्षिणम बिंदु यहाँ है निकोबार में, और ये है 6.4। 6.4 से धीरे धीरे हम जा रहे हैं तो 10 डिग्री है। तो आपसे अगर एक सवाल पूछ लिया जाए कि अंडमान और निकोबार को अलग करने का कहाँ से अलग हो रहा है, तो आप बोलेंगे 10 डिग्री चैनल से, 10 डिग्री। ठीक है, अब देखें सैडल पीक उत्तरी अंडमान, ये ऊपर का उत्तरी अंडमान है, ये नीचे का दक्षिणी अंडमान है, फिर निकोबार शुरू होता है। तो देखिए सैडल पीक उत्तरी अंडमान में स्थित उच्चतम चोटी, सैडल पीक यहाँ पर आ रहा है। फिर 10 डिग्री चैनल है पोर्ट ब्लेयर, दक्षिण अंडमान स्थित राजधानी पोर्ट ब्लेयर यहाँ है, पोर्ट ब्लेयर यहाँ पर है जो कैपिटल है अंडमान निकोबार की। फिर दक्कन जल डमरू दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान से अलग करता है, ये रहा यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर के बाद। तो आप ये याद रखिएगा। और लास्ट में जो हमारे पास नीचे सबसे नीचे निकोबार में एकदम दक्षिण बिंदु भारत का है, उसके बाद कोई टापू भारत का नहीं है, तो वो है इंदिरा पॉइंट। भारत के जो 4 पॉइंट हैं उन 4 पॉइंटों में इंदिरा पॉइंट कहाँ है, तो आप बोलेंगे ग्रेट निकोबार में, जो भारत का सबसे दक्षिणम बिंदु कहा जाता है। न्यू मूर द्वीप की कहानी एक अस्थायी भूमि की बात करें, मैं आपको 3 चीज़ें यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा समझिएगा। देखिए न्यू मूर द्वीप ये यहाँ पर एक टापू जैसा दिख रहा है, ठीक है, ये रहा येलो कलर का। देखिए पहले यहाँ पे 1970 में पहले बंगाल की खाड़ी में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के पास यहाँ पे ये नहीं था। प्लेटें अपना काम कर रही हैं ज़मीन के अंदर जुड़ने का, तो धीरे धीरे करके 1970 में भोला चक्रवात के बाद, कौन से चक्रवात के बाद, भोला चक्रवात के बाद उभर कर एक छोटा सा एक टापू आया, उभर के छोटा सा। कब आया? भोला चक्रवात, मतलब कि एक तूफान आया, उस तूफान के बाद से ये टापू अचानक से देखने को मिल गया। तो इसका मतलब कैसे हुआ? अचानक वो पैदा तो हुआ नहीं, पानी का स्तर घटा होगा, तभी वो टापू तो था ही पहले से ही। ठीक है। विवाद, तेल और प्राकृतिक गैस के अटकाव के कारण भारत और बांग्लादेश दोनों इस टापू के प्रभुत्व दावा कर रहे हैं। बांग्लादेश बोल रहा है ये हमारा है, भारत बोल रहा है ये हमारा है। फाइट हो रही है, और आज से नहीं, पहले से भी चल रही थी, आज भी चल रही है। और उस वजह से वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति है कि समय समय पर लुप्त होता रहता है। देखिए अभी की पोजीशन क्या है। एक टापू के बारे में, अंडमान निकोबार के साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी में है, तो एक टापू जो आया फिर गायब होता है, फिर आया, मतलब कैसे होता है? पानी का जल स्तर बढ़ा, गायब हो गया, पानी का जल स्तर डाउन हुआ तो आ गया। लेकिन यहाँ से क्या मिलता है? तेल और प्राकृतिक गैस, और इसमें 2 देश आपस में तूते में हो रही है। ठीक है। भविष्य में सबसे बड़ी चुनौती या जलवायु परिवर्तन के बारे में ही हमें यहाँ देखने को मिलेगा कि अगर भविष्य में कोई समस्याएं पैदा हो रही हैं तो किस तरह की समस्या होगी। तो समस्या पैदा अगर भविष्य में हुई तो वहाँ जलवायु परिवर्तन की ही होगी, और कोई समस्या शायद आपको और हमें देखने को ना मिले। ठीक है। तो ये एक चीज़ देखने को मिल रही है। साथ ही साथ थोड़ी और अन्य जानकारी ले लेते हैं कि अन्य जानकारी मुझे बताएं तो प्राकृतिक और के आश्चर्यचकित कि समुद्र तटों पर ये देखने को मिल रहा है। तो ये जो देखने को मिल रहा है, आप देखिए क्या लिखा है, इन द्वीपों में सिर्फ समुद्र तट ही नहीं बल्कि अद्भुत प्राकृतिक संरचनाएं भी देखने को मिल रही हैं। जो गुफाएं हैं, ये एक तरह का गुफा है,
ये हमारा ज्वालामुखी है, जो सक्रिय ज्वालामुखी है, कई सालों से भी लुप्त है, मतलब शांत है, लेकिन समय समय पर अपना काम या रंग दिखा देता है। कुछ अंदरूनी इस तरह का देखने को मिलता है। फिर बाद में इतिहास की गूंज अगर बात करें तो काला पानी की सज़ा जो देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं इस तरह का जेल है। सेल्युलर जेल की बात करें तो जो इतिहास के पन्नों में हमें जो देखने को मिल रहा था, जो हमने सुना है, ये कुछ एक आकृति है। जो कुछ ना कुछ छोटे छोटे हैं वो आज जर्जरित हो गए हैं, ध्यान दिया नहीं गया है, उनको छोड़ देते हैं। लेकिन जो है उनको बचाने की कोशिश की है और उन्हें टूरिज़्म के तौर में बदलाव किया गया कि लोग आए, देखें, टिकट दें, अंदर देखें, सुने और एक रेवेन्यू जनरेट हो उस हिसाब से। फिर एक छोटा भारत भी वहाँ बसता है। मैंने जैसा आपको बताया कि कुल 6 जनजातियाँ हैं, तो देखें आप कि एक छोटा भारत भी बसता है वहाँ अलग अलग तरीके से। तो देखो, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल जैसे राज्यों से आकर बसे लोग यहाँ एक अनूठी सांस्कृतिक पहचान बनाई है। कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं? अंडमान निकोबार की बात कर रहा हूँ। अलग अलग तरीके आए हैं और ऐसा भी नहीं, वहाँ बसे हैं वो लोग। जैसे हम आपको बता दें कि तमिलनाडु के बहुत सारे परिवार ऐसे हैं कि जो श्रीलंका में जाके बस गए, आना जाना उनका लगा रहता है, पैदल चल देते हैं, घुटने या कमर तक कहीं कहीं पानी आ जाता है। तो हमेशा कभी ना कभी तमिलनाडु और श्रीलंका में फ़ाइट होती है ये भारत सरकार की। श्रीलंका को देखेंगे तो श्रीलंका, पूरे श्रीलंका के उत्तर की बात बने तो वो तमिलनाडु के लोगों से बसा हुआ है। श्रीलंका में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है, बहुत से भारत के लोग वहाँ रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ दुर्गा पूजा, पंगुली उत्सव भी होते हैं। फिर समुद्री भोजन में फिश करी और झींगे का प्रमुख उपयोग होता है यहाँ खाने पीने। जिस तरह के लोग बसेंगे भोजन भी उसी तरह का होगा। ठीक है, क्योंकि पूरा भारत देश में अलग अलग तरह के व्यंजनों से बना हुआ पूरा देश है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा एक मैप देखने को मिल रहा है निवासियों के तौर पर। अब निकोबार जनजाति लगभग 30,000 के आसपास आबादी है। तो देखो वहाँ के लोग अब ये जो बना रहे हैं, आप एक फ़ोटोग्राफ से ही समझिए कि ये जो बनाते हैं विरासत के तौर पे वहाँ, क्योंकि वहाँ ये सब चीज़ें हो रही है, बाँस हो रही है, उन लकड़ियों का उपयोग करके जो बनाते हैं तो वो बेचते भी हैं भारत में आके। अब कोई ना कोई व्यापारी होगा जो वहाँ जाके ख़रीद के लाता है, तो इनकी रोजी रोटी भी चलती है। अब ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि वहाँ भी पैसे की ज़रूरत नहीं होती, मनी से तो सब कुछ हो रहा है, समुद्री जीव वगैरह से सब कुछ खाना पीना हो रहा है, लेकिन तब भी। और यहाँ देखिए कुछ इस तरह के जंगल हैं और इन जंगलों के बीच में ही बस्ती बनी है। फिर नेग्रिटो जनजातियाँ, प्राचीन शिकारी संग्रह यहाँ भी हैं, जो एकदम वहाँ ये समझो कि नागरिकों को जाने के लिए परमिशन नहीं है। बहुत सारे ऐसे टापू हैं कि जहाँ मनुष्य नहीं जा पाते, मनुष्य जा नहीं पाते, मतलब सरकार ही ने रोक लगाई है कि ऐसे टापुओं में न सरकार दखल अंदाजी करेगी न हम भी जाएंगे। क्यों? तो देखिए, सेटिनली मतलब एक दुनिया की सबसे रहस्यमय जनजाति है जो क्या बोल रही है कि उत्तरी सेटिनल द्वीप पर रहने वाले लोग शायद दुनिया के अंतिम अनछुए लोग हैं। ये बाहरी दुनिया से किसी भी तरह का संपर्क हिंसक रूप से विरोध करते हैं, मतलब संपर्क रखना ही नहीं चाहते। तो भारत सरकार ने भी क्या किया है कि उनकी भाषा, संस्कृति और जनसंख्या अनुमानित कम से कम 100 की एक रहस्य बनी हुई है। तो भारत सरकार उनकी इसमें दखलंदाजी नहीं कर रही है और ये भी किसी तरह से किसी को परेशान नहीं कर रहे। मतलब भारत सरकार ने क्या किया है कि उन्हें अपने तौर पर जीने की स्वतंत्रता दी है, हम आपके बीच में कभी नहीं आएंगे। थोड़ा विरोध प्रकट हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही। संरक्षण की चुनौती और विकास बनाम विरासत,
अब मैंने आपको बताया कि अंडमान निकोबार को डेवलप भी करना है, टूरिज़्म के तौर पर भी लोगों को लाना है, जिससे भारत सरकार का विदेशी रेवेन्यू हो, भारत के लोग वहाँ घूमने जाए। जैसे सभी जगह घूमने जाते हैं तो अंडमान निकोबार भी जाएं। म्यांमार जाने से अच्छा अंडमान निकोबार जाइए। तो आपको दो रास्ते देखने को मिलेंगे। एक देखिए, टूरिज़्म बनाने के लिए भारत सरकार कुछ ना कुछ नया पहल भी कर रही है, और एक ये भी है कि हमें हमारा विरासत जो है उसको भी कुछ नुकसान ना हो, क्योंकि जहाँ भी टूरिज़्म होगा वहाँ गंदगी होगी, लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो एक टूरिज़्म के तौर पर आप सब जगह ना घूम के, आपको जितना घूमने को बताया जाए वहीं तक घूमेंगे तो सीमित रहेगा। छोड़ दिया जाए तो समझोगे सब जगह तहस नहस करेंगे। ठीक है। एक अनमोल पारिस्थितिक तंत्र है वहाँ समुद्र के अंदर भी, जो आपको थोड़ा बहुत फोटोग्राफी में देखने को मिल रहा है। समुद्र का जैव विविधता बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। ठीक है। और भविष्य की दिशा में संतुलन की खोज, वहाँ ये समझिए कि बहुत से जीव भी हैं, बहुत सी जड़ी बूटियाँ भी हैं। उन कौन सी जड़ी बूटियों से कौन सा इलाज हो सकता है वो भी संशोधन चालू है, और कुछ मिल रही हैं, कुछ का कार्य चालू है। तो ये भी कार्य एक देखने को मिल रहा है कि ऐसे कुदरती जो पेड़ पौधे हैं उनसे हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है। अंडमान निकोबार की कहानियों में एक अलग तरह की प्राकृतिक कहानी देखने को मिलेगी, मानव संस्कृति का संग्रह देखने को मिलेगा, और एक नाजुक मतलब एक स्वर्ग का माहौल भी प्रकट होगा जब आप कहीं घूमने जाते हैं, कि भारत में अगर स्वर्ग कहीं है तो यहीं है। ऐसा नहीं, हर जगह है। हर कुदरती जगहों पर आप घूमने जाएंगे, वो आप जम्मू कश्मीर जाइए, शिमला मनाली जाइए, केरल जाए, या तो आप अंडमान निकोबार जाए, या कहीं भी जाएं, तो एक स्वर्ग का अनुभव आपको होना चाहिए। वो जब तक वो बना रहेगा तो अनुभव होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है। तो ये था अंडमान निकोबार का पूरा डिटेल्स। अगर अच्छा लगे तो वीडियो शेयर करिएगा।